नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विभा शहरावत पर। दोस्तों, नागलोक के राजा वासुकी और राजा परीक्षित की कहानी का भाग 4 और 5 आइए सुनते हैं। अगली सुबह सभी पंडित अपनी अपनी पोथी पुस्तक ले और बुजुर्ग पंडित को पालकी में बैठाकर राजा बासिक के दरबार की ओर चल दिए। दरबार का समय हुआ और चौपाल पर जैसे बुजुर्ग पंडित ने समझाया था उसी प्रकार सारे पंडित उनके पीछे बैठ गए। चूंकि बुजुर्ग पंडित सबसे अधिक ज्ञानी थे, इसलिए उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठा दिया गया। अब जैसे ही राजा बासिक दरबार में उपस्थित हुए तो सभी पुरोहित आदर सम्मान से खड़े हो गए। राजा ने अपनी गद्दी पर विराजमान होने के बाद सभी को बैठने का आदेश दिया। राजा बासिक, हाँ तो पुरोहितों, हमें बताइए, आपने अपनी विद्या से क्या ज्ञात किया है? हमें कौन सा रोग हुआ है और इसके होने का क्या कारण है? बुजुर्ग पंडित हाथ जोड़ते हुए, महाराज, हमें आपको बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि आपको कोढ़ नामक रोग हुआ है, जिसके पीछे एक लंबी कहानी छुपी हुई है। राजा बासिक, कहानी? कौन सी कहानी? बुजुर्ग पंडित, महाराज, गलती माफ करें, किंतु आपने अपनी ही पुत्री को गलत नजरों से देखा है और उसके साथ संभोग करने का मन में विचार किया है, इसलिए आपको इस भयंकर रोग ने अपनी गिरफ्त में लिया है। राजा बासिक गुस्से में, ठहर जाओ पंडित, आपका अगला शब्द हमें आपको फांसी की सजा का हुक्म देने पर विवश कर सकता है। यदि आप हमसे उम्र में बड़े ना होते तो हम अभी आपकी गर्दन धड़ से अलग कर देते। बुजुर्ग पंडित, लेकिन महाराज, सत्य यही है और इससे आप दूर नहीं भाग सकते। राजा बासिक, किंतु मूर्ख पंडित, यह तो समग्र नागलोक जानता है कि हमारे कोई पुत्री ही नहीं है। बुजुर्ग पंडित, क्षमा करें महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं, क्योंकि इसका उत्तर आपको केवल महारानी ही दे सकती है। और हाँ महाराज, मेरी बातों पर संकोच मत करना, क्योंकि यह रत्ती भर भी गलत नहीं है। पुरोहितों की बातें अब राजा को धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। राजा को खुद के खिलाफ एक भयंकर षड्यंत्र की महक आने लगी थी, जिसका जवाब केवल रानी के पास था। पुरोहितों की सारी बातें सुनने के बाद राजा बोले, तो इस रोग से निजात पाने के लिए हमें क्या करना होगा? बुजुर्ग पंडित, महाराज, आप अपनी जिस पुत्री को नकार रहे हैं, केवल वही आपको इस रोग से निजात दिला सकती है। आपकी पुत्री यानी राजकुमारी को अकेले ही पृथ्वी लोक की यात्रा करनी होगी, जहाँ एक झालरा नामक कुआं है। यदि राजकुमारी उस कुएं से एक मटका जल लाकर आपको स्नान करा दे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, अन्यथा आप जो मर्जी दवा करवा लें, आपका यह रोग कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि नागलोक पर इसका कोई उपचार नहीं है। अचानक राजा बासिक के दिमाग में कोई विचार आया और वह खड़े होकर महल की ओर चल दिए और वहां जाकर रानी से बोले, महारानी, हमें जो भी आपसे पूछेंगे उसका हमें सत्य में जवाब दी चाहिए, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। राजा के मुख से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर रानी घबराने लगी थी। उनके मन में यह विचार उत्पन्न होने लगा था कि कहीं महाराज को राजकुमारी के विषय में मालूम तो नहीं चल गया, जो कि आगे सही साबित होने वाली थी। रानी घबराते हुए, कहिए महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं? राजा बासिक, रानी, क्या हमारे कोई पुत्री भी है? यह प्रश्न सुनते ही रानी के हाथ पैर कांपने लगे और वह घबराते हुए बोली, थी महाराज, किंतु आपने उसे जन्म लेते ही मरवा दिया था। क्या आप यह भूल गए? राजा बासिक, रानी, हमने आपसे पहले ही कहा था, यदि आप हमसे झूठ बोलने की कोशिश करेंगी तो परिणाम बुरे होंगे। हमें अभी इसकी सूचना हमारे राज्य के पुरोहितों ने दी है और आप जानती हैं कि हमारे राज्य के पुरोहित कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए सत्य क्या है हमें बता दीजिए। रानी शांत खड़े होकर राजा से नजरें चुराने लगी। रानी को चुपचाप खड़ा देखकर राजा बासिक को समझने में ज्यादा समय न लगा कि रानी ने जरूर उनके खिलाफ एक साजिश रची है। रानी, महाराज, मैं आपको
इसका कोई जवाब नहीं दूंगी। आप चाहे तो मेरी गर्दन धड़ से अलग कर सकते हैं या मुझे कोई और सजा भी दे सकते हैं। मैं कोई भी सजा कबूलने के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनते ही राजा बासिक की आंखों से आंसू बहने लगे और बोले, रानी भला मैं एक दुखियारा आदमी किसी को क्या सजा दे सकता हूँ? मुझे तो अपनी ही जिंदगी की डोर टूटती नजर आ रही है। रानी, केवल आपकी सहायता से ही हम इस रोग से निजात पा सकते हैं। यदि आपने हमसे कोई बात छुपाई है तो कृपया हमें बता दीजिए। हम पुरानी सभी बातों को भूलने के लिए तैयार हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप किसी भी सजा की भागीदार नहीं होंगी। फिर राजा बासिक ने पंडितों के साथ दरबार में हुई सारी वार्ता रानी को बता दी। रानी, किंतु महाराज, यदि आप स्वस्थ होने के बाद अपनी बात से मुकर गए तो क्योंकि मैं अपना साथ देने वाले किसी भी साथी को सजा का भागीदार नहीं बनने दूंगी। राजा बासिक, रानी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपको और आपके साथ देने वाले को किसी भी सजा का भागीदार नहीं बनने देंगे, बल्कि उनके प्रति आदर सम्मान का भाव भी रखेंगे। रानी, तो ठीक है महाराज, पहले आप मुझे वचन दीजिए, तब मैं आपको सारा सत्य बता दूंगी। राजा बासिक, आका चाकू बाका चुकू, तेरा वचन चूकू तो धोबी के कुंड में कंकर होकर सूकू, यह मंत्र के रूप में एक वचन होता था। रानी, ठीक है महाराज। और फिर रानी ने शीला सेठानी, रतन सेठ, बांदी और खुद रानी चारों ने मिलकर जो योजना बनाई थी वह सारी राजा को सुना डाली और कहा, आज हमारी राजकुमारी 18 वर्ष की हो चुकी है और मेरी सहेली शीला सेठानी की हवेली में रहती है। रानी की बात सुनने के बाद राजा सोच में पड़ गए और अपने माथे पर थप्पी मार कहने लगे, यानी हमारे पंडित बिल्कुल सही कह रहे थे। फिर राजा को वह दृश्य याद आ गया जब वे रतन सेठ की हवेली के आगे से गुजर रहे थे और हवेली की छत पर एक खूबसूरत कन्या अपने बालों को सुखा रही थी। राजा को अपनी गलती का एहसास अब हो चुका था। राजा ने अपने आंसू पोंछते हुए प्रसन्नता के मुख से रानी से पूछा, रानी, आपने हमारी राजकुमारी का नाम तो बताया ही नहीं। रानी, महाराज पंडितों ने उसका नाम निहालदे रखा है। राजा, वाह, जैसी हमारी राजकुमारी सुंदर वैसा ही उसका नाम, अति सुंदर। राजा बासिक ने अपने वचन अनुसार ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ राजकुमारी और सेठ सेठानी का महल में भव्य स्वागत किया। दोस्तों, अब नागलोक में तो बहुत खुशियां मनाई जा रही थी। आदर भाव अभिवादन किए जा रहे थे। शीला और रतन सेठ का बहुत बड़ा सत्कार किया जा रहा था। रानी अपनी निहालदे पर बहुत प्यार लाड़ दुलार लुटा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीलोक के राजा पारिक के दरबार में अभी भी सन्नाटा छाया हुआ था। राजा पंडितों से विचार विमर्श कर रहे थे कि हमारा परीक्षित 18 वर्ष का बालक हो चुका है, अब हमें आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। उनमें से एक पंडित ने अपनी राय देते हुए कहा, महाराज, हमारे विचार से तो अब वह वक्त आ चुका है जब राजकुमार परीक्षित को सारी बातें बता दी जाए। राजा पारिक भी इस निर्णय से सहमत हुए और राजकुमार परीक्षित को सभा में बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद राजकुमार परीक्षित सभा में उपस्थित होते हैं और राज्य पारिक पुरोहितों और मंत्रियों का अभिवादन करते हुए अपने आसन पर बैठ जाते हैं। परीक्षित, कहिए महाराज, हमें सभा में याद करने का कारण क्या है? राजा पारिक, पुत्र, हम काफी वक्त से आपको एक बात बताना चाहते थे, किंतु हम सही समय का इंतजार कर रहे थे और हमें लगता है आज वह सही समय आ गया है, इसलिए आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। परीक्षित, अवश्य पिताजी। महाराज, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? फिर राजा पारिक ने राजकुमार को परीक्षित को नागलोक के राजा बासिक से हुई उस मुलाकात और उनके बीच हुए वादों की बातों की सारी गठरी राजकुमार परीक्षित को सुना दी और बताया कि कैसे अब राजा बासिक अपने वादे से मुकर रहे हैं, किंतु हमें वही पुत्र वधू चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आने वाले वक्त में लोग हम पर हंसें और ताना दें कि राजा पारिक नागलोक वालों से डर गए, इसलिए अपने राजकुमार की शादी कहीं और कर रहा है। इसलिए
पुत्र, अब समय आ गया है जब आप हमारी पुत्रवधू को अपने महल में लेकर आएं। इतना कहकर राजा अपने सिंहासन पर खड़े होकर वहां से चले गए। राजा पारीक के वहां से जाने के बाद राजकुमार परीक्षित ने पंडितों से आग्रह किया और बोले, कृपया आप मुझे बताइए कि मैं राजकुमारी को नागलोक से कैसे ला सकता हूँ। पंडित, राजकुमार, राजा बासिक को एक कोढ़ नामक रोग हुआ है जिसकी असहनीय पीड़ा उनसे सही नहीं जा रही। समस्त नागलोक के ज्ञानी वेद हकीम भी इसका इलाज नहीं कर सकते। राजा बासिक केवल तभी स्वस्थ हो सकते हैं जब राजकुमारी निहालदे पृथ्वी लोक पर स्थित झालरा नामक कुएं से एक मटका पानी ले जाकर अपने पिता को स्नान करा दे, अन्यथा वे इस रोग से कभी निजात नहीं पा सकते। और यही वह क्षण है जब राजकुमारी पृथ्वी लोक पर पानी भरने आएगी। वहां से आप राजकुमारी को राजी राजी ना हो तो गैर राजी ला सकते हैं। और हाँ, गलती से भी नागलोक जाने का निर्णय मत करना, क्योंकि वहाँ एक से एक बलधारी नाग योद्धा हैं जो आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। परीक्षित, किसी स्त्री के साथ अप्रिय व्यवहार करना मेरे संस्कारों में नहीं है, किंतु मैं आपकी सारी बातें समझ गया हूँ। आप अब आगे का काम मुझ पर छोड़ दीजिए और किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए। और पिताजी से कह दीजिएगा कि हम उनकी पुत्रवधू को साथ लेकर ही लौटेंगे। दूसरी सुबह राजकुमार परीक्षित अपने साथ एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी ले झालरा नामक कुएं पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर अपना तंबू लगाकर डेरा डाल देते हैं। निहालदे की आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। दोस्तों, भाग 5 में आप पढ़ेंगे कि क्या राजकुमार परीक्षित राजकुमारी निहालदे को अपने साथ ले जाने में सफल हो पाएंगे। यदि हाँ, तो राजा बासिक कभी कोढ़ रोग से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। आखिर क्या निकलेगा इन सब का परिणाम। इंसानों और नागों के बीच एक भयंकर युद्ध या बचा था अभी कुछ ऐसा जो कल्पना के परे था। नागलोक में सारी स्वागत क्रियाएं संपन्न होने के बाद राजा बासिक राजकुमारी निहालदे के सामने एक भिक्षुक की भांति धरती पर बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, पुत्री, अनजाने में हमसे बड़ी गलती हुई है जिसकी हमें बहुत भयंकर सजा मिल रही है। कृपया अब हमारी गलतियों को क्षमा करें। पुत्री, हमें इस रोग से निजात दिलाने में हमारी सहायता करो। अब हमसे यह असहनीय पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। पिता, कितना भी क्रूर और बर्बर क्यों ना हो, किंतु राजकुमारी निहालदे एक साफ और निर्मल हृदय की स्त्री थी। अपने पिता को इस हाल में देखकर उसके आंसू बहने लगे। उससे अपने पिता का गलता हुआ शरीर और उससे उत्पन्न होने वाली असहनीय पीड़ा देखी ना गई, तो उसने अपने पिता को इस रोग से निजात दिलाने के लिए हर कठिन से कठिन कार्य को करने की ठानी। निहालदे, पिताजी, आप निसंकोच होकर बोलिए। मैं आपको इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए विकट से विकट परिस्थितियों से टकरा सकती हूँ। राजा अपनी पुत्री के मुख से ऐसे शब्द सुनकर काफी प्रसन्न थे। वे इस बात से खुश थे कि आज भी उनकी पुत्री उनसे किसी बात का बैर भाव नहीं रखती, जबकि राजा ने तो बचपन में ही अपनी पुत्री की जीवन लीला समाप्त करने का प्रयत्न किया था। राजा बासिक, तो सुनो पुत्री, यदि आप हमें इस पीड़ा से निजात दिलाना चाहती हैं, तो आपको पृथ्वीलोक जाना होगा, जहाँ एक झालरा नामक कुआं है। वहाँ से एक पानी की मटकी लाकर हमें नहला दो तो हमारी सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। किंतु पुत्री, यह कार्य आपको बहुत ही समझदारी और चालाकी से करना होगा, क्योंकि पृथ्वीलोक पर ऐसे कई मानव हैं जो हमारे दुश्मन बने बैठे हैं और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि किसी भी मनुष्य के संपर्क में मत आना, और यदि आपसे कोई जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो यह मत भूलना कि आप एक नाग कन्या है, उसे डसकर उसकी जीवन लीला वही समाप्त कर देना। निहालदे, आखिर क्यों पिताजी मनुष्य हमसे दुश्मनी का बैर क्यों रखते हैं? राजा बासिक, पुत्री, बात उस वक्त की है जब आपने जन्म भी नहीं लिया था। एक बार हम पृथ्वीलोक पर शिकार खेलने गए थे और फिर राजा बासिक ने वह पूरी कहानी निहालदे को सुना दी। जो मुलाकात राजा पारीक से हुई थी और पूरी कहानी सुनने के बाद बोले, पुत्री, अब राजा पारीक
और पृथ्वीलोक के वासी सभी हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि मनुष्य के संपर्क में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि वे जिद करके बैठे हैं कि हमने तो परीक्षित की सगाई निहालदे से कर दी और अब वही राजकुमारी ब्याह कर लाएंगे, किंतु हम आपको मनुष्य से ब्याहना नहीं चाहते। निहालदे ठीक है पिताजी, कल सुबह होते ही मैं पृथ्वीलोक के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर दूंगी। राजा बासिक ने चैन की सांस लेते हुए अपनी पुत्री निहालदे को सीने से लगा लिया। अगली सुबह निहालदे ने मटका उठा और अपने माता पिता से आज्ञा लेकर पृथ्वीलोक की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। अब जैसे ही निहालदे पृथ्वीलोक के झालरा कुएं पर पहुंची तो क्या देखती है कि एक बहुत ही सुंदर राजकुमार कुएं की मुंडेर पर बैठा हुआ किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु वह राजकुमारी की तरफ इतनी जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहा था कि राजकुमारी को अपने पिता की कहानी याद आने लगी, इंसानों से दुश्मनी की कहानी, और वह सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं यह वही राजकुमार तो नहीं जिसकी सगाई हमसे तब कर दी गई थी जब हमने भी जन्म नहीं लिया था। किंतु जो भी हो, राजकुमार परीक्षित को देखकर राजकुमारी निहालदे का चेहरा खिल उठा था। राजकुमार परीक्षित पहली ही नजरों में निहालदे के मन में समा गया था। कुछ ऐसा ही हाल राजकुमार परीक्षित का भी था। वे पहली नजरों में ही निहालदे पर फिदा हो गए और निहालदे से गहरा प्रेम करने लगे और सोचने लगे, हो ना हो यह मेरी निहालदे हैं, यही मेरी महलों की रानी है, यही मेरी। दोनों के मिलन से पृथ्वीलोक का मौसम सुहाना होने लगा था। शाम का समय था तो चारों तरफ लालिमा छाई हुई थी और दोनों एक दूसरे को लगातार निहारे जा रहे थे। अचानक निहालदे ने अपनी रस्सी मटकी से बांधी और कुएं से पानी निकालने लगी और पानी पर मटकी उठाकर चलने लगी तो परीक्षित ने हाथ पकड़ लिया और बोले, यदि हम गलत नहीं हैं तो आप ही हैं नागलोक के राजा बासिक की पुत्री निहालदे। निहालदे देखिए राजकुमार, हम जानते हैं आप हमसे क्या कहना चाहते हैं, किंतु शायद आपको पता नहीं कि हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हमें पानी लेकर तुरंत नागलोक पहुंचना होगा। परीक्षित, राजकुमारी, हम आपको जाने से नहीं रोकेंगे, किंतु जाने से पहले आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा। निहालदे, बोलिए राजकुमार, आप क्या पूछना चाहते हैं? परीक्षित, आखिर आपके पिता ने हमारे पिता से वादा खिलाफी क्यों की? आखिर उन्होंने ऐसे वादे क्यों किए जो उन्हें तोड़ने ही थे? राजा बासिक को ऐसा क्यों लगता है कि पृथ्वीलोक पर अपनी पुत्री ब्याहने से उनका मस्तिष्क नीचे झुकेगा? हम नहीं जानते आपके पिताजी ने हमारे साथ वादा खिलाफी क्यों की, किंतु हम अपनी बात पर अड़िग हैं और हम पृथ्वीलोक के लोगों को यह कहने का मौका कभी नहीं देंगे कि राजा पारिक और राजकुमार परीक्षित नागलोक से डर गए, इसलिए राजकुमारी निहालदे को ब्याह ना सके। इसलिए राजकुमारी कृपया हमारे साथ चलने का निर्णय लें, हम आपको पलकों पर बैठा कर रखेंगे। राजकुमार परीक्षित की बातें सुनकर राजकुमारी निहालदे को अपनी बचपन की कहानी याद आने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और बोली, राजकुमार, हम मजबूर हैं, हम कर भी क्या सकते हैं? आप तो जानते हैं, चाहे नागलोक हो या पृथ्वीलोक, हमें फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम एक कन्या हैं और हमारी तो जान भी बड़ी मुश्किल से बची थी, नहीं तो हम कब के मर चुके होते अगर हमारी माँ को हम पर दया ना आई होती। परीक्षित, राजकुमारी, इसलिए तो हम कह रहे हैं आप हमारे साथ चलिए, हम आपको वे सभी अधिकार देंगे जो नागलोक ने आपसे छीने हैं। निहालदे, किंतु राजकुमार, अभी मुझे नागलोक जाना ही होगा, क्योंकि मैं अपने पिता से वादा करके आई हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें इस पीड़ा से निजात दिलाकर ही रहूंगी। अब मैं भी अपने पिता की तरह उनसे वादा खिलाफी नहीं करना चाहती जो उन्होंने आपके साथ की है, किंतु मैं आपसे वादा करती हूँ अपने पिताजी को रोग से निजात दिलाकर मैं आपके पास वापस जरूर लौटूंगी। परीक्षित, किंतु राजकुमारी, क्या आपको लगता है कि राजा बासिक और नागलोक के वासी इतनी आसानी से आपको हमारे पास आने देंगे? निहालदे, राजकुमार, मैं आपसे वादा करती हूँ
कि मैं वापस जरूर लौटूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वह सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर सारी वार्ता के बाद दोनों ने आंसू भरी आंखों से एक दूसरे को विदा किया और चलते हुए नियालदे बोली, राजकुमार मेरा इंतजार करना, मैं वापस यहीं लौटूंगी। और नियालदे पानी की मटकी लेकर चली गई। दोस्तों, भाग 6 में आप पढ़ेंगे कि क्या राजकुमारी नियालदे वापस लौटेंगी या पानी लेकर नागलोक जाने का एक बहाना मात्र था जिस पर राजकुमार परीक्षित आंख मूंद कर विश्वास कर रहे थे। यदि नियालदे वापस लौटना चाहेंगी तो क्या होगी राजा बासिक की प्रतिक्रिया? क्या वे उसे राजी खुशी विदा करेंगे या शुरुआत होगी एक भयंकर युद्ध की? जानने के लिए बने रहे दोस्तों मेरे चैनल विभा शेरावत के साथ। अगले भाग का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।